सो वेलकम बैक वंस अगेन टू एश्योरेंस क्लासेस। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, डिटरमिनेंट्स की। लास्ट वीडियो मेरा था प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करते हैं किसी भी हमारे डिटरमिनेंट का, रो को कॉलम में कन्वर्जन करते हैं, तो हमने ये देखा था कि उसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज। मैं इस वीडियो में आपसे 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। एंड देन एक स्टूडेंट का मेरे पास मेल आया था कि सर काइंडली हेल्प अस टू सॉल्व द 9.2 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है जो उनसे नहीं बन रहे हैं। तो आई डेफिनेटली डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपकी मदद कर दूंगा उस चीज के लिए। तो काफी लोगों को लगता है कि डिटरमिनेंट्स में प्रूफ वाले सवाल है सर हमसे नहीं हो पा रहे, तो मैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे जितने भी आपको टफ लगते होंगे क्वेश्चंस वो सारे उठाऊंगा और सबके प्रूफ्स आपको मैं इजीएस्ट वे में सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको सॉल्व करने के पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ। पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं ताकि मुझे भी एक थोड़ा सा आपको बताने में, एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए यहां पे ये बोला गया है कि लेट एक डिटरमिनेंट मैंने यहां लिया है, डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से भी शो कर सकते हैं। यहां एक डिटरमिनेंट लिया मैंने और जिसकी मैंने यहां पे वैल्यू यहां पे ली a b c d e f g h i। ये एक मैंने रैंडम डिटरमिनेंट लिया है ना, इसमें मैंने सारी वैल्यूज रैंडमली ली है। अब यह होता क्या है, प्रॉपर्टी 2 कहती क्या है? प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि इफ we interchange the two rows, then determinant is going to multiply by -1। ये कहता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर एक रो 1 है मेरी, ठीक है, और इन दोनों में से किसी से भी मैं इंटरचेंज करता हूं, तो मैंने 3 से करी। मैंने बोला ये R3 जो है, अगर मैं R1 को इंटरचेंज करता हूं, दिस इज द इंटरचेंजिंग साइन, तो ये याद रखिएगा विद R3 रो। तो यहां हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारा मिलेगा दैट इज डेल्टा 1, मैंने यहां नाम दिया इसको, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया मैंने, अगर डेली रहने देते हैं तो यहां क्या हो गया, बेसिकली समझना ध्यान से, या डेल्टा 1 ही मान लेते हैं। क्या हुआ यहां पर, ये मेरा हो गया G H I A B C, ये इंटरचेंज हो गए और ये बीच वाली रो एज इट इज लिख दी मैंने। अब समझिएगा, इसका मतलब यह है कि जब मैं एक इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, एक डेल्टा का, ठीक है, और डेल्टा 1 का अगर डिटरमिनेंट मैं निकालता हूं, 3/3 को हमने सॉल्व करना सीखा था लास्ट प्रीवियस वीडियो में, तो जब मैं इसके डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो यहां पर जो आंसर आ रहा होगा डेल्टा 1 का, जब चेंज कर चुके हैं हम, तो यहां माइनस वैल्यू आगे आ जाएगी। इट मींस वहां -1 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि जब हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज करेंगे, देन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। सो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, विल टेक द एग्जांपल्स, ठीक है, तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए ध्यान से। Now let's talk about the third property। मैंने यहाँ पे आपको 10 सेकंड का पॉज इसलिए दिया था वीडियो में ताकि आप लोग इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझ लें कि मैंने क्या कहा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत इजी है। क्यों इजी है? कि अगर हमारे पास दो रोज, एनी टू रोज या एनी टू कॉलम्स आर सेम, आर आइडेंटिकल, देन द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है कि यहां पर मैं एक डिटरमिनेंट फिर से लेट करता हूं, जिसको मैंने बोला यहां पर, ये मैंने एक लेट करा एग्जांपल प्रॉपर्टी समझाने के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैंने लिया यहां A1, ठीक है, ये मैंने लिया B1 A1, A2 B2 A2, A3 B3
A3। तो यहां मैंने ये देखा कि इस मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट्स में ये जो पार्ट है मेरा, ये जो डिटरमिनेंट में हमारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको A1 A2 A3, इस कॉलम C3 में C1 और C3 में आइडेंटिकल है, सेम है, सिमिलर है। तो इस वजह से इस डिटरमिनेंट का जो आंसर होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा या जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल गिव यू द डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल्स टू 0। इट इज पॉसिबल इन एनी टू कॉलम्स और इन एनी टू रोज। सो अब हम बात करेंगे यहां पर इसी में, अगर मैंने रोज को कॉमन कर लिया सेम एज कि यहां A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो यहां आपको क्या दिख रहा है? दो रोज सिमिलर दिख रही है, इसका मतलब इसका भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। ठीक, सो ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ इसको भी मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको पॉज करके लिखें, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है अभी आपकी एनसीईआरटी के प्रूफ वाले सवालों में, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टीज पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या होता है उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, क्या कहा जाता है, अब उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर मेरे पास, समझिएगा ध्यान से, इसको भी मैं यहाँ एक लेट कर रहा हूं, मैं रैंडमली एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कहानी। मैंने यहाँ k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है, इसको मैंने इंटू करा k A1 k A2 k A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। नाउ लिसन एवरीवन, यहाँ पे कहानी ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये इस रो में दिख रहा है मुझे 1 कॉमन। डिटरमिनेंट की एक बहुत खास बात होती है, यहां मैट्रिक्स वाला रूल नहीं लगता कि एक स्केलर हमने मल्टीप्लाई करा अगर किसी मैट्रिक्स में तो वो सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये रूल यहां गलत हो जाता है। यहां पर मैट्रिक्स का वो रूल नहीं लगता है। यहां का कहानी ये होती है कि यहां से हम कांस्टेंट केवल या तो एक रो में से कॉमन कर सकते हैं या तो एक कॉलम में से कॉमन कर सकते हैं। इफ वी आर हैविंग प्रेजेंट अ कॉमन इन अ सिंगल पर्टिकुलर रो देन वी कैन टेक इट कॉमन। ठीक, ऐसा नहीं कि हमारे पूरे डिटरमिनेंट में हम कॉमन बाहर निकाल लें, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पर तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसको कॉमन किया तो ये k बाहर आ गया मेरा। ठीक, एंड यहाँ पर क्या आ गया आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारे पास क्या शो करता है कि कांस्टेंट मैंने निकाला है फर्स्ट रो में से। ठीक, अब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहां पे होता अल्फा अल्फा अल्फा, अगर ये होता बीटा बीटा बीटा, तो वी कैन टेक आउट, यहां पे पूरे में दिख रहा है इस रो में। ठीक, तो हम इसको अल्फा निकाल सकते थे, तो अल्फा इसका बाहर आ चुका होगा, एक साथ निकाल सकते हैं। और यहां मेरे को क्या दिख रहा है? बीटा दिख रहा था तीनों में, तो मैंने यहां से निकाल दिया बीटा थर्ड रो में से। तो इसका मतलब यह है कि हम कांस्टेंट को कॉमन कर सकते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो और फ्रॉम पर्टिकुलर कॉलम्स। ठीक, सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट वी नीड टू नो। तो आप इसको भी मेंशन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे, समझना क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहां पे ये कहा गया है कि एक डिटरमिनेंट लिया मैंने और इसको मैंने बोला A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहां मैंने ले लिया प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3। अब समझना इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। इफ एनी रो या एनी कॉलम, समझना इसको, इंपॉर्टेंट है, अगर वो सम है दो एलिमेंट्स का, पूरी रो की बात कर रहा हूं मैं इसमें, ये पूरी रो की बात कर रहा हूं मैं इसमें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे a प्लस K1 है, a प्लस K2 है या केवल A3 है। ठीक है, अगर तीनों में सम चल रहा हो किसी कांस्टेंट का तो हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं
और इसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर को हम जब सेपरेट आउट करेंगे तो दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में टूटता है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये सम है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है मैं इसको पहले वाले के साथ एलिमेंट के साथ ये पूरा सेम नीचे का पैटर्न जो है लिख दूंगा, दैट इज A1 A2 A3 के साथ मैं यहां लिख दूंगा सेम, ये एज इट इज उतार देंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस यहां पर आया मैं अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको भी हम लिख सकते हैं यहां पर अलग करके K1 K2 K3 और ये हो गया मेरा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आया कि whenever we are having corresponding element of any two rows or determinants are expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। अगर sum of two elements है यहां पर तो ये sum of two determinants में टूटेगा, ये प्रॉपर्टी यहां कहना चाहती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस से ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, सम ऑफ टू एलिमेंट्स अगर हमें नजर आता है किसी रो में तो वो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में तोड़ा जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5th एंड इंपॉर्टेंट। सो गाइस मेंशन दिस प्रॉपर्टी एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू यूज इन द अपना प्रूफ वाला सवाल। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। अब यहां किसी ने मुझे बोला, अगर सुनना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम समझेंगे। एक और प्रॉपर्टी है यहां पर 6th, समझेंगे इसको भी, यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लिखा मैंने A प्लस के बी 1, ठीक है। यहां हो गया मेरा, इसको मैंने यहां पे नाम ले दिया A2, ये दे दिया A3, ठीक। यहां पे मैंने दे दिया C प्लस के D1, ठीक। मन से ले रहा हूं मैं वैल्यूज। यहां पे मैंने ले लिया अपना A4, ये ले लिया मैंने A5, ये A6 और ये A7, ठीक है। और मैंने यहां पे एलिमेंट्स ले लिया आपका E प्लस के F1, ऐसा ले लिया मैंने। बहुत रैंडमली वैल्यूज लिए क्योंकि भाई वैल्यूज तो सब अलग अलग ही होती है, तो मैंने एक रैंडमली उठा लिया अपने मन से ही। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, सम ऑफ टू एलिमेंट्स है तो ये सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में टूटेगा क्योंकि सम ऑफ एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, पूरी रो में दिख रहा है। तो तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे सर ये हो गया A C E, ये एज इट इज आ जाएगा A2 A4 A6 A3 A5 A7 आ गया। अब साथ में यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या दिख रहा है, के B1 के D1 के अपना F1, ठीक है। अब एक और चीज, ये तो सेम आ गया A2 A4 A6 और ये हो गया A3 A5 A7। वन मोर थिंग, के कांस्टेंट है यहाँ पर सब में, देखो तो यहाँ अपनी लास्ट प्रॉपर्टी लग गई कांस्टेंट वाली, के कॉमन कर दूंगा मैं यहाँ पर। आगे बात समझ, तो ये मिलाकर बनाई गई प्रॉपर्टी है बेसिकली कि अगर वहां पे कांस्टेंट भी साथ में आ रहा हो उसमें तो हम उसको बाहर रख लेंगे क्योंकि वो कॉमन था हमारा, ठीक है। सो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और यहां पर प्रॉपर्टी होती है, उसको लिखेंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब हेडिंग डालिएगा ट्रायंगल प्रॉपर्टी के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी? सी मैं आपको यहां समझा देता हूं ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देखो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, 6th हो चुकी थी, 7th की बात करेंगे। अब समझना ट्रायंगल प्रॉपर्टी का कहना क्या होता है। मेरे पास एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 B2 C2 0 0 0 और यहां ले लिया मैंने C3, ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मैंने यहां पर क्या देखा,
कि मेरा ये इस ट्राइंगल में ये तीनों एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एज इन शॉर्ट ट्रिक, दैट इज A1 के लिए जब सॉल्व करूंगा तो B2C3 आएगा, मतलब ये आंसर हो गया A1 B2C3। मुझे आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये एक शॉर्टकट वे है। अगर आपके पास ये 3 0 हो जाते हैं तो आपका आंसर डायरेक्टली डायगोनल हो जाता है, ठीक है। सो मेंशन दिस प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे मैंने अभी 2 क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने, और इन दोनों क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है मुझे, दोनों को ही इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट वाले को भी इवैल्यूएट कर लेना है और सेकंड वाले को भी। कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या एक तरीका होता है, प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाती है, वो समझेंगे। तो देखो पहला वाला जो सवाल मैंने लिया है, क्वेश्चन में मुझे ये देखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट क्वेश्चन में सबसे पहली चीज मुझे ये देखनी होती है कि यार कॉमन क्या निकल रहा है, या क्या दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करके कुछ एलिमेंट्स मेरे 0 हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, ठीक है, ये देखा जाता है। तो यहां ये देखा गया कि इस क्वेश्चन को देख के मुझे दिख रहा है कि सर दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, दिस रो इज मल्टीपल ऑफ 5, तो टेक 5 एज कॉमन, ठीक। यहां पे क्या बचा 1 5, और आप सबको पता है 25 इंटू 5 125 होता है, तो 5 कॉमन कर लिया मैंने, तो यहां मिला 1 5 25 और 4 8 12। सो यहां क्या मिला मुझे देखकर कि 2 रोज मेरे पास आइडेंटिकल दिखने लगी, ये देखिए। तो इट मींस हमने अभी पढ़ा था कि इसको डायरेक्टली 0 भी लिख सकता हूं एज एन प्रॉपर्टी, बट यहां मैं क्या करूंगा कि मैंने बोला यहां कि जो मेरा रो 2 है R2, ठीक है, R2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं सर। तो उससे क्या होगा, 5 मेरा बाहर रहेगा, ठीक। फर्स्ट वाली रो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करा है रो वो सिर्फ 2 के लिए करा है, और ये कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। 1 माइनस 1 इज 0 0 0 4 8 12। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, वी आर हैविंग द आंसर 0, और वी आर हैविंग द डायरेक्टली आंसर 0 बाय द आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, सो वी कैन से दिस, ठीक। नाउ यहां देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखते ही बता देना चाहिए कि यहाँ पे सम दिख रहा है मुझे तीनों एलिमेंट्स में सेकंड रो में। तो यहां हो जाता है कि अगर सम ऑफ 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ रो, तो इसको हम तोड़ सकते हैं सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में। तो इसको मैं अगर 2 डिटरमिनेंट्स में तोड़ूं डायरेक्टली, तो x y z, ये हो गया 2x 2y 2z a b c, एंड सेम एज यहां मैंने प्लस लिया, सेकंड डिटरमिनेंट लिया, दैट इज x y z, लास्ट रो a b c, और ये हो गया मेरा 2a 2b 2c, ठीक। अब हमने यहां क्या देखा कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहां फर्स्ट वाले को, या मैं इसको माइनस करूं इससे 2 बार, यानी कैसे कर सकते हैं, मैं इसमें अप्लाई करूं और इसमें भी अगर मैं अप्लाई करूं वही रूल कि यहां 2a दिख रहा है, इसको एक बार इससे माइनस करूं तो ये क्या दिख रहा है मुझे कि abc बचेगा, फिर एक बार और माइनस कर दूंगा तो 0 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि अगर जब मैं इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करूंगा आगे, तो इसका आंसर जो आने वाला है दैट इज 0 प्लस 0 आएगा। रीजन, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 इन दिस रो, और इससे इसको सॉरी इन दिस रो, एंड वी विल सब्सट्रैक्ट 2x और 2y और 2z, तो 2x 2y 2z से, तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो हम लोग सेपरेटली डिटरमिनेंट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों के जब आंसर्स आ जाएंगे देन वी आर गोइंग टू ऐड दैट, एंड वी आर हैविंग द आंसर डायरेक्टली इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए इसको मेंशन कर लीजिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं इसी का, बेहद ही, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, आप उसको देखिएगा, करके मजा आएगा उसको करने में। लॉजिकल है बहुत, मतलब डिटरमिनेंट्स में आपकी कोई मार्क्स नहीं काट सकता, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है और आपको लॉजिक पता हो तो आप यूं सवाल कर सकते हैं। सी अगेन इवैल्यूएट करना है मुझे, ठीक है, इवैल्यूएट करना है, और डिटरमिनेंट मुझे दिया है यूजिंग द प्रॉपर्टी 1 प्लस a1 a2 a3, a1 1 प्लस a2 a3, और यहां दिया है मुझे हमारा a1 a2 1 प्लस a3, और जो मुझे प्रूफ करके लाना है दैट इज 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3। ये आपके एनसीईआरटी का भी सवाल है,
और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखो तरीका सॉल्व करने का बहुत इजी होता है। एक्चुअली क्या होता है, इस सवाल को देख के एक तरीका सिखा दो सॉल्व करने का। हमें लाना ये है ना, तो जब हमें लाना ये है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग सोचना है। क्या सोचना है कि यार अपन एक काम करते हैं, दो तरीके होते हैं सोचने के। यार सर एक काम करते हैं ना, अपन इसको यहां पर ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट को कॉलम को पूरी, ठीक है ना, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से, ठीक। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे सी के लिए जब सॉल्व करा मैंने यहाँ पे C1 के लिए, तो यहाँ क्या देखा मैंने कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ देखिएगा कैसे मिला, ये मिला 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, मिल गया या नहीं मिल गया, ठीक। यहाँ पे भी क्या मिल गया, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 मिला, और यहाँ पे भी मिल गया 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। और यहाँ क्या हो गया, ये A2 A3, दिस इज 1 प्लस A2, दिस इज A3, दिस इज A2 और दिस इज A3। अब क्या कर सकता हूं मैं, टेक द कॉमन, टेक द वैल्यू कॉमन। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ कॉमन मारा, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 को, जैसे ही मेरा ये पार्ट कॉमन आता है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ये तो 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉलम में से कॉमन किया है A2 A3, 1 प्लस A2 A3, और ये हो गया A2, और दिस इज 1 प्लस A3 बेसिकली, तो 1 प्लस A3। सो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक। अब आप इसको सबसे पहले मेंशन कर लीजिए, देन मैं आपको आगे बताता हूं उसके क्या करना है। अब देखो यार, यहां पर सिर्फ इवैल्यूएट करने में एक गेम बचा है, जो मैं थोड़ा सा इजीएस्ट वे बताता हूं। यहां मेक अ जीरो, इस वन को जीरो बना लो, इस वन को जीरो बना लो, और आपका डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो अब मैं आपको सिखाता हूं तरीका। हमारा आंसर तो हमें मिल ही चुका है कि 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 तो मेरा कॉमन आ ही चुका है, ठीक। ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, समझना, मैंने अप्लाई करा R2 के लिए कि R2 माइनस करा R1, ठीक। और यहां मैंने करा R3 के लिए कि R3 माइनस ऑफ R1। अब देखते हैं कैसे होता है, डिटरमिनेंट लिया, ठीक। फर्स्ट में तो कोई अप्लाई करा ही नहीं रूल, एज इट इज लिख दो, बिल्कुल बढ़िया। चलो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस A2 माइनस A2 1, A3 माइनस A3 0, लिखा। अब 1 माइनस 1 0 क्यों करा, R3 के लिए कर रहा हूं, R3 माइनस R1 कर रहा हूं। चलो तो इससे इसको माइनस कर लिया, A2 माइनस A2 इज 0, हाँ या ना। और यहां देखो 1 प्लस A3 माइनस A3 कितना हो गया, 1। अब एक बात बताओ, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लोअर ट्राइंगल वाली, ये तीनों क्या दिख रहे हैं आपको, 0 दिख रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डायगोनल में 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, और ये क्या हो गया यहाँ पर 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि लोअर ट्राइंगल मुझे डायगोनल मिल गया है, सॉरी लोअर ट्राइंगल मुझे मिल गया है 0, तो डायगोनल का प्रोडक्ट इज द आंसर, डायरेक्ट आंसर। सो वी आर हैविंग द प्रूफ, दिस इज 1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। सो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व दिस, ठीक है। इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। So thank you so much for watching the video and like and subscribe करना मत भूलिएगा इसको, ठीक है। So अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपके प्रूफ वाले सवाल के साथ उतरूंगा जो आप चाहते थे, जो आपने मुझे पूछा था बाय मेल बाय कॉन्टैक्ट की सर जो हमारी 4.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके कुछ सवाल प्रूफ वाले हमसे नहीं बन रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प उसमें करूंगा, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करने में उसमें पर्टिकुलर में। सो बस मैं ये चाहूंगा कि आप इन प्रॉपर्टी को एक बार गो थ्रू कर लें फ्रॉम द इनिशियल, ठीक है, और कॉन्सेप्ट बना लें बस दिमाग में कि यार ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, लोअर ट्राइंगल मिला तो 0, अपर ट्राइंगल मिला 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा डायगोनल में। उसके बाद अगर आइडेंटिकल है तो डायरेक्टली 0, और अगर दो एलिमेंट का सम पूरे रो में चल रहा है कॉलम में चल रहा है तो वी कैन इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग उसको, वी कैन इजीली
ब्रेक दैट इनटू टू डिटरमिनेंट्स का सम, है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू।